माननीय डॉक्टर लता वानखेड़े जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं इस सदन का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे छोटे शहरों और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा के सीमित अवसर। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। आज देश के युवा प्रतिभाशाली हैं, इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा, हाई लेवल टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट एजुकेशन के अवसर केवल महानगरों तक ही सीमित है। IIT, IIM, NIT, NID और MIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की शाखाएं केवल बड़े शहरों तक ही सीमित रह गई हैं, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी इन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश भी ऐसा ही एक चुनौती का सामना कर रहा है। यहाँ के युवा शिक्षा के लिए महानगरों की ओर पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे केवल उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, बल्कि उनके अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देने की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। क्या यह उचित है कि देश के हर कोने में प्रतिभा होने के बावजूद केवल कुछ ही शहरों को इन संसाधनों का लाभ मिले? सरकार ने सबके लिए शिक्षा और समावेशी विकास का जो संकल्प लिया है, उसे साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों की शाखाएं छोटे और मझोले शहरों में भी स्थापित की जाए। यह केवल शिक्षा का विस्तार ही नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास, नए रोजगार के अवसर और नवाचार को भी बढ़ावा देगा। यदि सागर जैसे शहरों में IIT, IIM या NIT जैसे संस्थान स्थापित किए जाते हैं, तो यह न केवल स्थानीय विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि पूरे राज्य के शैक्षणिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदया, मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि छोटे शहरों में उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा के विस्तार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। IIT, IIM और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों की शाखाएं पिछड़े और मध्यम श्रेणी के शहरों में भी खोली जाएं। ऐसे क्षेत्रों में सरकारी और निजी भागीदारी के माध्यम से उच्च शिक्षा का आधार मजबूत किया जाए। प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी ही भूमि पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान किए जाएं। यदि ऐसा होता है तो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समानता आएगी, बल्कि देश का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। हम अपने युवाओं को केवल महानगरों तक सीमित रखने के बजाय अपने शहरों में ही वैश्विक अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में इन संस्थानों में से किसी भी एक की स्थापना हेतु अवश्य कदम उठाए जाएं। इससे हमारे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और हमारा क्षेत्र भी राष्ट्रीय प्रगति में एक समग्र भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती D.K. अरुणा जी। Honorable Speaker, Madam, thank you. I would like to draw the attention of the House regarding the needs to set up new Kendriya Vidyalaya schools in my Mahbubnagar Parliament constituency in Maktal Assembly, Kodangal Assembly and also in Joglamba Gadwal district headquarters, which comes under erstwhile Mahbubnagar districts in Telangana state. As the House is well aware, Kendriya Vidyalaya schools in the country are catering to the best educational needs of the children with quality education in most areas, especially for those who hail from backward classes and for those who cannot afford high fees. There is plenty of vacant land available in these areas, madam. Moreover, many central government employees are residing in these districts and these schools are essential to cater to their needs. Therefore, keeping in view of huge demand from the local people, I sincerely request the Honorable Minister of Education through the Chair to kindly intervene in the matter and do the needful by setting up Kendriya Vidyalaya schools in
Maktal, Kodangal and Gadwal in my Mahbubnagar Parliament constituency and erstwhile Mahbubnagar districts in the state of Telangana. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद टेनेटी जी। Thank you, Speaker ma'am, for giving me the opportunity to speak on an important matter of shell companies in India. Ma'am, in response to my unstart question number 183 in this August House, the Honorable Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs mentioned that there is no definition of a shell company. A shell company is defined by the US SEC as a registrant that has no or nominal operations and no assets or assets consisting solely of cash and cash equivalents. Ma'am, I fully believe that a definition along such lines is also essential in Indian company law. The introduction of such a definition is essential because there is evidence to show that shell companies can be used for financial crimes. According to a US government advisory, money laundering and financial crimes can be committed through shell companies because they are inexpensive to form and operate. In 2016, a leak of 11.5 million documents to newspapers revealed information about 214,000 shell companies administered by the law firm Mossack Fonseca in Panama. They were used by politicians, business persons, autocrats and terrorists for the purpose of tax evasion, laundering and other illegal activities. Madam Speaker, by definition and by defining a shell company in the Indian law, we shall be able to protect financial interests and enforce the laws of the land properly. Finally, I request through you, Madam, the Honorable Minister, to begin the process of amendment for the introduction of the definition of shell company in law and take such legal action against such companies engaged in illegal activities of tax evasion, money laundering and hiding assets oblique cash by individuals. I thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak. माननीय सदस्य श्री सौमित्र खान जी। हाँ, ধন্যবাদ চেয়ারম্যান ম্যাডাম। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাচ্ছি যে আমাদের বাঁকুড়া থেকে হাওড়া যাওয়ার যে মোশাগ্রাম যে সংযোগস্থল ছিল সেটা হয়ে গেছে। তা আমার মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন যে পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া হয়ে ভায়া মোশাগ্রাম যদি একটা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস দেওয়া যায় তাহলে আমাদের পক্ষে খুবই ভালো হয়, কারণ পুরুলিয়া এক্সপ্রেসটা অনেক লেটে চলছে এবং এই ট্রেনটা অনেক লেট হওয়ার ফলে অনেক ক্ষতি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত ম্যাডাম, আজকে পশ্চিমবাংলায় এখানে বসে অনেকেই মামাটি মানুষের কথা বলে, কিন্তু সবচেয়ে লজ্জার বিষয় যে পশ্চিমবাংলায় পশ্চিম মেদিনীপুরে নারায়ণগড়ের এক তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসে একজন মহিলাদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে আর এখানে এসে মামাটি মানুষের কথা বলে আর পশ্চিমবাংলার মারা ধর্ষিত হয়। এর দিকে যাতে আপনার নজর রাখেন সেটার জন্য অনুরোধ করছি। দুটো হয়ে গেল। माननीय सदस्य श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभानेत्री जी। मुझे बहुत गर्व होता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो भारत में है, वो असम में है और वो मेरे जोरहाट लोकसभा क्षेत्र में है, माजुली। लगभग 880 स्क्वायर किलोमीटर का ये द्वीप। ऐसे द्वीप ज़्यादातर समुद्र में मिलते हैं, लेकिन ये द्वीप हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक इसका मूल्य और आध्यात्मिक जो शक्ति है वो इसीलिए है कि जो हमारे गुरु हैं महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, उन्होंने और उनके माधवदेव, इन दोनों महापुरुषों ने वहाँ पर जो आध्यात्मिक स्थापना की है शक्ति की विभिन्न सत्रों के द्वारा, तो बहुत लोग माजुली जाना चाहते हैं और विभिन्न और विशेष रूप से राख के समय जो कृष्ण का जो वहाँ पे राख जो हम मनाते हैं, लेकिन जाने का जो रास्ता है वो आज
तो नाव के द्वारा है, लेकिन इस सरकार ने एक ब्रिज का काम उन्होंने उठाया। लगभग 8 किलोमीटर का ब्रिज, लगभग 8.25 किलोमीटर का ब्रिज, ये काम इन्होंने शुरू किया और लगभग 925 करोड़ का बजट इस पे आवंटन हुआ। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि ये ब्रिज का काम पिछले साल के सितंबर महीने से ठप पड़ा है। मात्र 30% काम हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर का क्या समस्या है हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्टर अपना काम नहीं कर रहा, सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं मिल रहा और पिछले साल के सितंबर के महीने से यह काम बंद पड़ा है। मैं वहां पे गया और मुझे बोला गया कि जनवरी के महीने में वहां पे रीटेंडरिंग होगा, नए कॉन्ट्रैक्टर को काम सौंपा दिया जाएगा। लेकिन अभी हम मार्च के महीने में आ गए, अभी भी ना नया कॉन्ट्रैक्टर हुआ है, ना नया टेंडर निकला है और जिसके कारण प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो और बढ़ चुका है। लगभग 9 से 25 से 12 से 50 करोड़ का हो गया। तो मैं सरकार से यही मैं जानना चाहूँगा, आदरणीय हमारे नितिन गडकरी से जानना चाहूँगा कि ये रीटेंडरिंग का प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ है, प्रोजेक्ट क्यों का कॉस्ट क्यों बढ़ा है और कब ये काम शुरुआत होगी। मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय सदस्य श्री रविंद्र शुक्ला जी, ये गलत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। शून्यकाल के अधीन मेरे संसदीय क्षेत्र निर्वाचन गोरखपुर से संबंधित एक लोक महत्व के मामले को उठाने की आपने अनुमति दी, आपका हृदय से आभार। गोरखपुर गोरक्षनाथ की धरती, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर। गोरखपुर शिक्षा, व्यापार, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, प्रधानमंत्री जी द्वारा वहाँ एम्स दिए हैं। फर्टिलाइजर खाद का केंद्र है। 4 यूनिवर्सिटी है। बच्चे हमारे बड़े मेधावी। पूर्वांचल के बिहार के लगभग महोदया 20 जिले अपने विभिन्न जरूरतों के लिए गोरखपुर पर निर्भर रहते हैं। यहाँ एक रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है और यहाँ एयरपोर्ट भी है। गोरखपुर उसके आसपास के जिले के क्षेत्र बड़ा मेधावी, बड़ा लड़का बच्चा लोगन के पढ़े के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ा, कहें कि उन लोगन का रिजल्ट बहुत टॉपर्स होते हैं। उसके आसपास उनके अपार संभावनाएं उकरा में, लेकिन गोरखपुर प्रबंधन संस्थान ना होने के कारण उन लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है, अपने परिवार से दूर। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, दलित और वंचित वर्ग के निषाद समाज, काफी बड़ा समाज है हमारे यहाँ। उनके बच्चे भी बड़े अच्छे पढ़ते हैं, टॉपर्स हैं और छात्र संसाधनों की कमी के कारण उनके सपनों को उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। ये बड़ा दुखद बात बाटे। गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना हो जाने से उन लोगों का जीवन बन जाए, वो लोग बहुत आगे जाएंगे। छात्र छात्राओं को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है पूरे पूर्वांचल में और भारत में। फिल्मों की बहुत सारी शूटिंग भी होती है, रोजगार का भी माध्यम है, जिससे वहां के मैं अगर IIM आने से चहुमुखी विकास होगा। और मैं चाहता हूं राज्य सरकार पूरी तरह से महोदया जितनी सहायता चाहिए उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। अंततः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना करने की दिशा में तत्काल निर्णय लेकर इस क्षेत्र के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान देने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय सदस्य श्री KC वेणुगोपाल जी। Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity. I raise today with a heavy heart and a serious concern that has been awarded in our very homes, schools, and the future of our country, particularly in my state of Kerala. Every single day, we wake up with news flashings of drug menace and crimes. The parents are terrified, the teachers are terrified, the society also terrified. What we are witnessing is not merely a data, but a helplessness of society, the shattering of family bonds, and the silent erosion of hope. In the past 2 months alone, 63 murders have shocked Kerala, with half of this brutal incident directly linked to the substances and drug abuse.
These are not isolated numbers. They are the hopeless cries of communities where parents now live in a fear of their children and where teachers, the very nurturers of our youth, are compelled to watch their students fall prey to merciless enemy. So sons are killing mothers. Brother is killing sisters. Every day we are witnessing this type of incidents. Every day. For the past 4 years in Kerala alone, madam, recorded 87,101 drug-related cases, leading to 93,599 arrests. According to the data uploaded, 2021, 5695 cases, 2022, 26,219 cases, 2023, 30,607 cases, 2024, 27,530 cases. Madam, this is a 300% spike in the drug-related cases, and it's both alarming and disturbing. Madam, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 allows offenders caught with small quantities to secure bail, offering traffickers a dangerous reprieve and a chance to resume their destructive trade. There is no stringent provisions in the law at all. There are Singapore model in the world, how they control this menace of drug like that things. The crisis demands a unified, resolute response. Our film industry, when we are watching the films, madam, you can see that full of violence. They are promoting full of violence, which our youngsters are also attracting that violence. The film industry, telefilm industries and serials industries, they have to come forward to discourage the glorifying attitude of these crimes. Madam, I would like to request only one last sentence. I would like to request the union government and all stakeholders, law enforcement, educators, community leaders and all social workers to join hands and in a comprehensive immediate action plan. We not leave our children for this biggest tragedy, madam. We have a responsibility, being the people representative of this country, being the member of parliament of the country, we have a responsibility. Beyond political line, beyond any other interest, we have to raise and we have to try to address this concern seriously. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत गंभीर विषय पर आकर्षित करने वाला हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के लिए जो देहरा धर्मशाला में बननी है, 2009 में इसकी स्वीकृति हुई, आज 2025 है। 16 वर्ष बीत गए। एक टेम्परेरी कैंपस, उसमें वो यूनिवर्सिटी चल रही है। सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 250 करोड़ की बजाय 500 करोड़ रुपये उस यूनिवर्सिटी के लिए दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार उसके लिए प्रकट करना चाहता हूँ। लेकिन राज्य की ओर से जब जमीन देने में देरी की गई, फॉरेस्ट क्लियरेंस में कमी, अब उसके बाद CPWD की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो चीफ इंजीनियर या एक्सियन आना चाहिए तो वो भी वहाँ पे नियुक्ति नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो अधिकारियों की गंभीरता उसके प्रति दिखनी चाहिए वो भी नज़र नहीं आती है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध रहेगा, एक तुरंत बैठक इसके ऊपर बुलाकर इसके रिकॉर्ड समय के अंदर इसको पूरा करवाया जाए, नहीं तो भविष्य युवाओं का जो एक बेहतर विश्वविद्यालय के अंदर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का होना चाहिए था, आज वो एक टेम्परेरी कैंपस जो 10 साल से चल रहा है उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से रहेगा। और एक विषय जो अभी वेणुगोपाल जी ने उठाया वो बहुत गंभीर है कि ड्रग्स के प्रति एक मुहिम ना केवल भारत सरकार, राज्य की सरकारें, समाज और हम सभी सांसदों के साथ साथ विधायकों को भी इकट्ठे मिलकर चलानी चाहिए ताकि ड्रग्स को हम धरातल से खत्म करें, अपने युवाओं को बचा सकें और भारत का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित भी हो और सशक्त भी हो, ऐसी हमारी कल्पना रहे। प्रार्थना। सभा की कार्यवाही 2:10 तक के लिए स्थगित की जाती है।
I want to address the concerns regarding the allocations of the railway funds in Bihar in 2025-26 in the railway budgetary allocation. It has been suggested by some that the Bihar received a preferential treatment. However, the closer examination of the data reveals that the Bihar's allocation is consistent with the objectives of the criteria applied across all the states. प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आपका सारे मित्रों लोग बोल रहे हैं बिहार को ज्यादा दे दिया गया। बिहार का चुनाव सामने है, लेकिन आपको तो ये जानना चाहिए ये एक ही है दुनिया में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और हमारा जो एक वो भी बिहार को कभी नहीं भूला। सर, जो लोग मनुस्मृति का बातें करते हैं हम लोग जानते हैं, जिसका हाथ में गदा होते हैं लोग उसे गदाधारी कहते हैं, जिसका हाथ में बंदूक होता है लोग उसे बंदूकधारी कहते हैं, और जिसका हाथ में आज इतना कठिनाई में मनुस्मृति रहते हैं लोग उसे मनुवादी कहते हैं। प्रोफेसर साहब, अब जिन लोगों का साथ बैठ गया, आपका सामने जो मिले सुर मेरा तुम्हारा हो रहे, आज उसी पार्टी ने ये बात में तो उसको भी अब थोड़ा ध्यान में रखिए, वही बिहार है। संपूर्ण क्रांति दल की नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ आप ही का दोस्त लोग, आज का मित्रों ने क्या स्लोगन नारा लगाया था, कर्पूरी कर्पूरा नहीं तो छोड़ गोदी उठाओ स्तूरा। ये बातें करने वाले लोग सब आज इकट्ठे बैठ गए। सर, अगर आप पूरा हिसाब देखिए, वेस्ट बंगाल वाज allocated 13,955 crore, Odisha received 10,559 crore। बिहार को कितना मिला? बिहार को तो कम ही मिला थोड़ा से। 10,066 करोड़ मिला बिहार का ये रेलवे बजटरी एलोकेशन में, और टारगेट किया जा रहा है बिहार को इट्स इलेक्शन ड्रिवन बजट। कितना दिन से याद नहीं चल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक कोहेसिवनेस है। हम हिंदुस्तान को दूसरे तरीके से देखते हैं। जो लोग ये समझते हैं ये यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, यस देयर इज सम डिफरेंसेस, वी डू बिलीव दैट यूनिटी मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इनटू डाइवर्सिटी एंड वी सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी विद इन द एम्बिट ऑफ यूनिटी, जिसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। जो कुछ हो रहा है पूरा देश के लिए हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हर प्रदेश के लिए हो रहा है। बिहार के लिए जो हो रहा है वो एक बॉर्डरिंग स्टेट, बिहार के लिए दूसरे सारे प्रदेश का कनेक्शन अगर बढ़िया से हो जाए तो इसका कारण से आज ये एलोकेशन आ रहे हैं। लेकिन सर, जो लोग आज इस बजट या बजटरी एलोकेशन का आलोचना करते हैं, जो लोग बोल रहे हैं ये सब राजनीति छोड़कर कुछ नहीं है, ये एक तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, स्टेट मदरली एटीट्यूड, इसका ऊपर सर हम कुछ आपका सामने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। सर, ड्यूरिंग द यूपीए रेजिम, मैडम सॉरी मैम सर, in 12th March, hopefully, if my